इंडिया न्यूज पर इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। देश में कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और दूसरी सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत की पहल की है, जिसमें आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सचिन बत्रा जुड़े हैं, जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर सचिन बत्रा, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। डॉक्टर सचिन, कहीं ना कहीं अब ये आंकड़े जो है कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक डरने वाली बात ये है, ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है और ये संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कैसे इससे बचाव किया जा सके? जी, ब्लैक फंगस जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, ये ज़्यादा करके इसका इम्यून कम, जैसे कि काफ़ी दिनों पे पेशेंट अगर कोविड-19 पेशेंट आईसीयू उन्हें बहुत लंबे समय तक हाई रहती पड़ती या बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड का उपयोग किया, खास करके जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल, उनमें खास करके। तो इससे बचाव के लिए हमें जो भी कोविड पेशेंट तो नॉन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए कि शुगर कंट्रोल। तो डॉक्टर सचिन से हम दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये पहल जो है हमने इसीलिए की है ताकि आप लोगों को बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते सरकार की तरफ से पाबंदी बढ़ा दी गई है और इसी के चलते खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए ताकि आप लोगों को बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े। कोई भी शुरुआती सिम्टम हो, अगर आप होम आइसोलेशन में हो, कोई भी अगर आप अनईजी फील कर रहे हो, तो आप हमें एक तय समय पर हमें प्रोग्राम लेकर आते हैं। आप कॉल करके आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपके सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर होता है। तो डॉक्टर सचिन से हम बस संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम का मकसद हमारा इसीलिए ताकि जिस जिम्मेदारी से हम खबरों को दिखाते हैं और इसी में जिम्मेदारी बनती है हमारी आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, इसीलिए हम एक खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए ताकि आप लोगों को बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े। एक और बात, इस दौरान आजकल कोरोना के संकट काल में सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी अफवाहें फैल रही है और आप लोगों को मिसगाइडेड नहीं होना है, क्योंकि अगर आप गलत दिशा में उपचार करते हैं तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। इसीलिए आप लोग मिसगाइडेड ना हो, खास तौर पर हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं ताकि आप लोग सही दिशा में अपना इलाज करवा सके और बिना वजह आप लोगों को घर से बाहर ना निकलना पड़े। सिम्टम क्या है? जैसे कि हम सब जानते हैं, जरा सा भी सर्दी हो, जुकाम हो, अगर आपके पेट में दर्द हो, क्योंकि जिस हिसाब से महामारी अपना रूप बदल रहा है, इसके सिम्टम भी बदल रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर जरा सा भी अगर आप अनईजी फील कर रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, आपको देरी नहीं करनी है। इनिशियल स्टेज में ही अगर आप डॉक्टर से संपर्क करते हो तो इस महामारी को आप मात दे सकते हैं और आपको लापरवाह नहीं होना, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखना है। अगर आप पोस्ट कोविड भी अगर आप लापरवाह होते हैं तो ये महामारी अपने जद में ले सकता है और इसके परिणाम जो है और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए बचाव में ही सुरक्षा है, इस मंत्र को आप जरूर ध्यान रखें। कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करें, खान पान का जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये महामारी हर किसी को अपनी जद में ले रहा है। तो डॉक्टर सचिन बत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सचिन, मेरा सवाल ब्लैक फंगस को लेकर था, आप प्लीज इसका जवाब पहले कंप्लीट करिए। ब्लैक फंगस, जैसा कि मैंने कहा, म्यूकरमाइकोसिस उसे बोला जाता है। यूजुअली जो पेशेंट जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल रहती है, उन्हें ये महामारी का सामना करना पड़ता है। बहुत दिनों तक जो पेशेंट आईसीयू में भर्ती रहते हैं, उन्हें ज़्यादा रिस्क रहता है इसका, या फिर बहुत ज़्यादा हायर एंटीबायोटिक जिनको लगती है या जिनको स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा दिया जाता है, उसमें ये रिस्क रहता है इस इन्फेक्शन का होने का। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें नॉन कोविड और कोविड दोनों पेशेंट्स के लिए है कि सबसे पहले हमें अपनी शुगर को कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर शुगर अनकंट्रोल है तो पर्याप्त दवाई से उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम स्टीरॉइड्स लेते हैं, जो व्यक्ति घर पे आइसोलेशन में है या जो एडमिटेड है, उनको प्रॉपर तरीके से स्टीरॉइड डॉक्टर की सलाह लेकर ही लेना चाहिए। और स्टीरॉइड को बंद करने का भी एक टेपरिंग तरीका होता है, एकदम से आप बंद ना करिए स्टीरॉइड, डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे उसे बंद किया जाता है। स्पेशली हाई डोज स्टीरॉइड जिनको चलता है या बहुत लंबे समय के लिए जिनको स्टीरॉइड चलता है, उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्टीरॉइड जो है डॉक्टर की सलाह लेके ही टेपर करें और अपनी इम्यूनिटी हमेशा बढ़ा के रखें।
इसके साथ ही साथ वो लोग भी, पेशेंट्स भी जिनको इम्यूनिटी जिनकी कम है, जैसे कि एड्स के पेशेंट है या कैंसर के मरीज हैं या जिनको कोई किडनी की बीमारी है, जिनका लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो इस बीमारी के लिए ज़्यादा संक्रमित होने के ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। डॉक्टर सचिन, आपने बहुत अहम जानकारी साझा की है, लेकिन चुनौती जो है बढ़ती जा रही है। एक मर्ज की दवा निकलती है तो दूसरी समस्या जो है खड़ी होती है, और इसी बीच वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है तीसरी लहर की। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? हालांकि आप डॉक्टर्स, स्वास्थ्य विभाग का हर एक कर्मी देवदूत बनकर अपनी सेवाएं, अचूक सेवाएं दे रहे हैं, इसके लिए हम आपको शत नमन करते हैं। लेकिन सर, चुनौती जो है बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, चुनौती बढ़ती जा रही है। किसी भी पैंडेमिक में, पैंडेमिक एक वेव या दो वेव के बाद खत्म नहीं होता है, इसके बाद तीसरी शायद चौथी वेव भी आने की संभावना है। जो वेव है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें अगेन फिर से वही अपने जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसे बाकायदा चालू रखना है, स्टार्ट रखना है, उसे बंद नहीं करना है। जैसे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, अपनी दूरी बना के रखे, कम से कम 6 फीट दूरी रखना है। मास्क का प्रयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना है। सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है जब तक आवश्यकता ना हो। ये सेकेंड वेव का भी बढ़ने का कारण यही है। बीच में बहुत लोग लापरवाह हो गए थे, उन्होंने मास्क पहनना बंद कर दिया था। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये सब का पालन करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीनेशन एक हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है इस पैंडेमिक को कवर करने के लिए। वैक्सीनेशन से आपको माइल्ड डिजीज ही हो सकता है, मॉडरेट सीवियर डिजीज नहीं होता है, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल डॉक्टर सचिन, वैक्सीन जो है इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, और हम भी बार बार यही अपील करते हैं, जब आपकी बारी आए तो वैक्सीन का डोज जरूर ले। डॉक्टर सचिन, वैक्सीन की ड्राइव किस तरीके से चल रही है मध्य प्रदेश में? कितना स्टॉक मिल रहा है? क्या व्यवस्था है? कोई खामी तो नहीं आ रही है? देखिए, वैक्सीनेशन जो पहला फेज में हमने वैक्सीनेशन लगवाई थी, उसमें गवर्नमेंट सेटअप में और प्राइवेट सेटअप में, दोनों सेटअप में वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। जिस वक्त 60 वर्ष से ऊपर वालों को और 45 वर्ष से ऊपर वालों को जिनको गंभीर बीमारी है, उसके बाद से सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर वालों को, सब पेशेंट्स, सब मरीजों को, सब लोगों को लगवाने के लिए वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हमने प्रोवाइड की थी। बट अभी फिलहाल जब से ये शुरू हुआ है कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन लगने वाली है, उसमें अभी फिलहाल जो है प्राइवेट सेटअप में वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं हो रही है। सिर्फ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट सेटअप में ही जाके वैक्सीनेशन लगवाना है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन का थोड़ा सा ड्राइव जो है वो उसके कारण हो सकता है स्लो हो रहा हो, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन अभी नहीं मिल रही। हो सकता है कमिंग डेज में अगर हमें वैक्सीनेशन मिले तो और ज़्यादा लोगों को हम मदद कर पाएं। तो बिल्कुल वैक्सीन का डोज जरूर ले, हम बार बार यही अपील करते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा हथियार यही है। इसी बीच एक दर्शक जुड़ी हैं, कात्यायनी शर्मा। कात्यायनी जी, आपका सवाल क्या है, पूछिए। मैडम, मैं दर्शक जुड़ा हूँ कात्यायनी। और मेरा सवाल ये है सर कि जैसे मैं घर से निकलता हूँ, रोज मतलब ऑफिस जाता हूँ, लेकिन खाने पीने का मैं ध्यान नहीं रख पाता। सुबह निकलता हूँ, शाम को ऑफिस जाता हूँ, दिन भर काम होता है। तो कोरोना में से पेट अगर खाली रहेगा तो कोई दिक्कत होता है कि लोग कहते हैं डाइट अच्छा होना चाहिए, तो डाइट में मुझे प्रॉब्लम होती है सर। तो इससे क्या मतलब, क्या मुझे कोई परेशानी होगी अब? बिल्कुल परेशानी हो सकती है। डाइट हमारे बॉडी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। डाइट से ही आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। आप जब भी जाते हैं ऑफिस में तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर जाएं। सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट कर ले, और 2-2, 3-3 घंटे के ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ खाते रहें। हरी सब्जियां, फल, और स्पेशली जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गए, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, नींबू हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, ये सब का ज़्यादा सेवन करें ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाइट को स्किप मत करिए प्लीज़। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिले होंगे। डॉक्टर बत्रा, मेरा अगला सवाल ये है, कोरोना के इस संकट काल में एक भय का माहौल है, लोग काफी ज्यादा मानसिक तौर पर परेशान नजर आ रहे हैं। उन लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहोगे जो पहले से ही डिप्रेशन के शिकार है और इस माहौल को देखकर काफी ज्यादा मानसिक तौर पर परेशान है? क्योंकि इस वक्त हमें मेंटली बहुत ज्यादा फिट रहने की जरूरत है, लेकिन लोग जो है काफी लो फील कर रहे हैं। उन लोगों को आप क्या सुझाव दोगे ताकि वो अपने आप को दुरुस्त कर सके मानसिक तौर पर? जाहिर सी बात है, ये पैंडेमिक किसी ने देखा नहीं है और बहुत भयावह रूप ले चुका है पैंडेमिक। तो सारे लोग डरे हुए हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हमें डरना नहीं है। देखिए, डरने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आपको हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना पड़ेगा। शुरू से शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप माइंड को स्ट्रांग बनाइए। आपको डरना नहीं कि अगर ये बीमारी हो भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इलाज है, लोग बहुत ठीक हो रहे हैं। आप नेगेटिव बातों को छोड़ के पॉजिटिव बातों पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए। ये मत देखिए कि लोग कितने मर रहे हैं, ये देखिए कि लोग कितने ठीक हो रहे हैं।
रिकवरी रेट इस डिजीज का बहुत ज़्यादा अच्छा है। लकीली 85, 86, कई प्रदेशों में 90% तक लोग ठीक हो रहे हैं। तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, अपना डाइट प्रॉपर रखें, स्लीप प्रॉपर लें, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे आपका डिप्रेशन दूर हो सकता है। आप बाहर तो नहीं निकल सकते, जाहिर सी बात है, पर आप अपने दोस्तों से, अपनी परिवार वालों से हमेशा कनेक्टेड रहें, फ़ोन के ज़रिए उनसे बातचीत करते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह लें। बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट हैं जो अभी ऑनलाइन ओपीडी चला रहे हैं, तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको डिप्रेशन का शिकार हैं। पर आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डिप्रेशन है तो आपकी इम्यूनिटी वैसे भी डाउन हो जाती है, इसीलिए हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें। और इस तरह को देखिए कि इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत आसान उपाय है, उसे प्लीज जरूर करते रहें। जैसे हाथ धोना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, डिस्टेंसिंग बना के रखना है। अगर आप प्रिवेंट करेंगे तो आप बचे रहेंगे। बस इसी बात को लेके आपको आगे बढ़ना है और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है। तो बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है, अपने आप को दुरुस्त रखना है मेंटली, ताकि हम इस महामारी को मात दे सके। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, नीलम। नीलम जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी मैम, क्या वैक्सीन जो फीड करा रहा है वो लगा सक रहे हैं? देखिए, अभी जो है पहले जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, तो जो प्रेग्नेंट फीमेल है और जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल है, उन्हें वैक्सीन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब उन्हें लगवाने के लिए मना किया गया था। और अभी रिसेंट स्टडीज आ रही हैं, जैसे यूएस में अभी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स को और जो महिलाएं स्तनपान कराती है उन्हें वैक्सीन लग रही है। तो जब तक सरकार की तरफ से ये नोटिस नहीं आता तब तक तो मेरे ख्याल से अभी हम वैक्सीन ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल को नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब हमने लगाया था तो हमें ये लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए मना किया गया था। पर अभी जो भी नए नियम लागू होंगे उसके हिसाब से अपने को करना पड़ेगा। तो बिल्कुल डॉक्टर बहुत ही अहम जानकारी सुझाव कर रहे हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो स्तनपान करा रही है, उनको अपना खास तौर पर ख्याल रखना है। बचाव में सुरक्षा है, इस मंत्र का जरूर ध्यान रखें। डॉक्टर बत्रा, मेरा अगला सवाल ये है, अब ये महामारी जो है ग्रामीण इलाकों में बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग के हर एक कर्मी मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वो इस सिम्टम को छिपा रहे हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर इनिशियल स्टेज में ही इस महामारी के खिलाफ ट्रीटमेंट किया जाए तो हम मात दे सकते हैं, लेकिन अब वो लोग जो है इसके सिम्टम छिपा रहे हैं, और इस चेन को किस तरीके से तोड़ दिया जाए ग्रामीण स्तर पर, क्योंकि व्यवस्था भी अच्छी नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण इलाके में ये पहुंच गया है वायरस और बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है ये। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सिम्टम्स का ध्यान रखना है और डरना नहीं है। अगर आपको कोविड है भी तो लोग क्या होता है, बहुत ज़्यादा छुपाते हैं कि हमें तो कोविड है, हम बताएंगे तो हमें समाज में पता चल जाएगा, हमसे कोई मिलेगा नहीं। वैसे भी कोई मिल नहीं रहा है, सब लोग अपने अपने घरों में हैं। पर इसमें सिम्टम्स को छिपाने वाली कोई बात नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि आप पहला दिन सिम्टम का ध्यान रखें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर की सलाह लें। इस बीमारी का सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि अगर एक टाइम पीरियड निकल जाता है तो फिर डिजीज सीवियर होना शुरू हो जाता है। अगर पहले हफ्ते में हम इस बीमारी को अच्छे से अटैक करके, अच्छे तरीके से ट्रीट करके चलेंगे तो इसकी बीमारी का ठीक होने का बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। अगर यही हम 7-8 दिन लेट हो जाते हैं तो वो बीमारी माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि शुरुआती दौर में ही आप डॉक्टर से सलाह लें। जरा सा भी अगर आपको सिम्टम हो रहा है, जैसे कि बुखार है, खांसी है, कमजोरी है, या फिर आपको हाथ पैर में दर्द है, सिर दर्द है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तीसरे से 5वें दिन अपने ब्लड टेस्ट करवाइए। अगर जरूरत पड़ती है तो 5वें से 7वें दिन आपका सीटी स्कैन डॉक्टर की सलाह लेकर करवाइए। तो और दवाइयाँ शुरू कर दीजिए। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अगर है भी तो अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको कुछ नहीं होगा, और आपने अगर वैक्सीनेशन लगाई है तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर मैं बोलूँगा, जिनको ग्रामीण इलाकों में जिनको शुगर की तकलीफ है या किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, वो ज़्यादा रिस्क में है, तो उन्हें तो और ज़्यादा ज़रूरत है जल्द से जल्द अपने डॉक्टर में सलाह देने के लिए। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाए, और चल भी रही है। बट उनको भी ध्यान रखना है कि आपको अपने जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो ज़रूर पूरे करने हैं, ताकि ये संक्रमण फैलने से बहुत रुक जाए। तो बिल्कुल जो ग्रामीण अंचल के लोग होते हैं वो पहले से इतने दुरुस्त होते हैं, उनका खान पान इतना अच्छा होता है, इम्यूनिटी उनका बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन आप लोगों को छिपाना नहीं है इसके सिम्टम। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर जो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक अपना ट्रीटमेंट करें, जरूर इस महामारी को मात दे सकते हैं। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, प्रवीण। प्रवीण जी, आपका सवाल क्या है? नमस्ते, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से। जी पूछिए। हेलो हेलो जी प्रवीण जी, आपकी आवाज आ रही है, आप पूछिए। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है
कि मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद ठीक हो जाता है, हाँ, कोई पेशेंट कोरोना पेशेंट ठीक हो जाता है और वो तो उसके बाद उसको वैक्सीनेशन कब ये लगा सकता है? जी, कोरोना पेशेंट जब आपको पहला सिम्टम आता है उससे आप लगभग 15 दिन मान के चलिए, जब पेशेंट ठीक हो रहा है, पूरे तरह रिकवर हो जाता है, उसके आपको कम से कम 2 महीने बाद वैक्सीन लगवाना है, उससे पहले नहीं लगवाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बीमारी हो चुकी है, उसके बाद आपके शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, तो इम्यूनिटी डेवलप होने में लगभग आपको 1.5 से 2 महीना लगता है, उसके बाद ही आप वैक्सीन लगवाएं। लेकिन वैक्सीन अवश्य लगवाएं, ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर एक बार संक्रमण हो गया है तो दोबारा संक्रमण नहीं होगा। जिसको किसी को भी कोरोना हुआ है, थोड़ा रुक के, मैंने देखा है यहाँ पे अभी लोगों को बहुत जल्दी है वैक्सीन लगवाने की, अभी कोरोना हुआ उनका ठीक और वो 10-15 दिन में वैक्सीन लगवाने लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। कम से कम आपको 1.5 से 2 महीना रुकना है ठीक होने के, रिकवर होने के बाद। तो उम्मीद करते हैं प्रवीण जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला हो। वैक्सीन जरूर ले, लेकिन अपनी बारी आने के पर। डॉक्टर बत्रा, मेरा अगला सवाल ये है, जैसे वैक्सीन को लेकर पहले तो लोग अवेयर नहीं थे, अब अवेयर है तो उनमें एक भागम भाग सी मची हुई कि नहीं भी हमें पहले वैक्सीन का डोज लेना है। लेकिन इसी बीच जिस हिसाब से वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर की आशंका जताई है और बिलो 18 के लिए जो है ये महामारी अपनी जद में ले सकता है बच्चों के लिए, हालांकि वैक्सीन की डोज अभी बनी नहीं है, कब तक बच्चों के लिए वैक्सीन की डोज आने की उम्मीद जताई जा रही है? जी बिल्कुल, वैक्सीन के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीन बनी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी यूएस में ये स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत जल्द मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भी ये वैक्सीनेशन बच्चों के लिए आ जाएगा। जो 18+ हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल वैक्सीन लगवाना जरूरी है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। 2 वैक्सीन आई हैं, अभी तीसरी भी आ गई है, पहला कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। कोविशील्ड में पहले और दूसरे वैक्सीन के डोसेस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा है, हालांकि ऐसी कैसी दोनों वैक्सीन के बराबर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए आपको जो अवेलेबल है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, पर जल्दबाजी मत करिए। लेकिन हाँ, अपना टाइम आने पर जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराइए और जल्दी से वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि 3rd वेव जरूर आएगी, उसके पहले हमें वैक्सीनेशन करवा के पूरी तरह से तैयार रहना है। तो बिल्कुल वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है, बार बार हम यही कह रहे हैं, एक सुरक्षा कवच है, अपनी बारी आने पर वैक्सीन का डोज जरूर ले। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, हिमानी जी आपका सवाल क्या है? हेलो, हाँ मेरा सवाल ये है, जैसे सब लोग बोलते हैं कि टेस्ट और स्मेल चला जाता है, मतलब कोविड के सिम्टम्स है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर टेस्ट और स्मेल जाए बिना भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। जो एक सिम्टम है लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ जो टेस्ट है वो बराबर है RT-PCR, लॉस ऑफ स्मेल जो है वो RT-PCR के बराबर। अगर आपको लॉस ऑफ स्मेल है तो डेफिनेटली आपको कोविड है, पर अच्छी बात यह है कि आपको माइल्ड डिजीज होगा। अगर लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ स्मेल है, तो उसमें माइल्ड डिजीज माना जाता है, सीवियर या मॉडरेट डिजीज आपको नहीं होगा। जिन लोगों को लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल नहीं है उन्हें भी कोविड है ऐसा जरूरी नहीं है। कोविड में सिम्टम्स बहुत सारे हैं और जरूरी नहीं आपको सारे के सारे सिम्टम हो, किसी को 1 सिम्टम होता है, किसी को 4 सिम्टम होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे सिम्टम हो। अगर आपको लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल नहीं है तो ये मत मानिए कि आपको कोविड नहीं है, कोविड बिल्कुल हो सकता है आपको। तो उम्मीद करते हैं हिमानी आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। जिस हिसाब से हम कह रहे हैं कि कोरोना जिस हिसाब से अपना स्वरूप बदल रहा है, इसके सिम्टम भी बदल रहे हैं, इसीलिए हम यही कह रहे हैं बार बार, जरा सा भी अनईजी फील कर रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। डॉक्टर बत्रा, बिलो 18 के लिए फिलहाल आप क्या ऐसे वो एहतियात बरते, क्या अपने आप को रूटीन इस हिसाब से बनाए ताकि वो इस महामारी के जद में ना आए, क्योंकि बिलो 18 के लिए फिलहाल वैक्सीन नहीं आई है? जी बिल्कुल, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जो अडल्ट हैं, यंग अडल्ट हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ज्यादा तक जरूरी ना हो। हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है, हाथ धोना है, डिस्टेंसिंग बना के रखना है। दूसरी चीज, घरों में अभी अपनी इम्यूनिटी पे जरूर ध्यान दें, डाइट प्रॉपर लें, अच्छे से सोएं, स्लीप प्रॉपर लें, 7-8 घंटे की नींद लें, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। साथ साथ आपके लिए एक और है, जो यंग अडल्ट हैं जो स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं उन्हें स्टीम इनहेलेशन लेना चाहिए। स्टीम इनहेलेशन एक बहुत कारगर उपाय है, भाप लेना, आपको कम से कम 2 से 3 बार दिन में भाप लेना चाहिए। इससे अगर आपको संक्रमण होता भी है तो बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि वायरस आपकी स्टीम से ही बहुत ज्यादा फैलने से रोक देता है, इसलिए एक वो भी करें। साथ में एक प्रोन पोजीशन का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है, उल्टे पेट के बल आपको लेटना है। ये सभी के लिए है, सिर्फ 18 से कम उम्र वालों के लिए नहीं, सभी के लिए है। इससे आपका
लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, उनका सैचुरेशन बढ़ता है, तो ये भी आपके इसमें मददगार होता है। साथ ही साथ एक मल्टीविटामिन सिरप या मल्टीविटामिन टैबलेट आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी हमेशा बरकरार रहे और इम्यूनिटी कम ना हो। लेकिन खाने पीने पे, एक्सरसाइज पे, इस सब पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो खान पान का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करना है, एक अच्छी दिनचर्या आप जरूर बनाएं। अगर आप फिट रहोगे तो ये महामारी को आप आसानी से मात दे सकते हैं। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, सोनू जी, आपका सवाल क्या है? सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मैंने फर्स्ट डोज लगवा लिया था इंजेक्शन का। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल हाँ पूछिए। जी, मुझे ये पूछना था कि मैंने फर्स्ट डोज लगवा लिया है इंजेक्शन का, तो मुझे स्किन एलर्जी थी, तो वो बहुत ज्यादा सीवियर हो गई है, तो क्या मुझे सेकेंड डोज लगाना चाहिए? ये आपको आपके डॉक्टर से सलाह लेके सेकेंड डोज लगाना चाहिए। जो वैक्सीन होती है उसमें जरूर काउंटर इंडिकेशन एक ये भी है कि अगर किसी मरीज को सीवियर एलर्जी है किसी चीज से, तो हो सकता है उन्हें वैक्सीन लगवाने के बाद भी एलर्जी हो। तो अगर किसी को आपको फर्स्ट डोज के बाद तुरंत एलर्जी डेवलप हुई है, तो आपको जरूर सेकेंड डोज लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर एलर्जी है तो उसका इलाज करवाइए, और अगर डॉक्टर आपके बोले कि आपको वैक्सीन लग सकती है तो आप बिल्कुल लगवा सकते हैं। तो डॉक्टर के सलाह के मुताबिक ही अपना इलाज जो है वो जारी रखे। डॉक्टर बत्रा, मेरा अगला सवाल ये है, वैक्सीन के पहले डोज के बाद सेकंड डोज के लिए ये गैप जो है बढ़ती क्यों जा रही है, आखिर वजह क्या है? देखिए, गैप जो है शुरुआती दौर में सबको ये लग रहा था कि जल्दी ले वैक्सीन लगा लेंगे तो जल्दी ले इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि कम से कम कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसमें 8 से 12 हफ्ते का गैप जरूरी है। किसी भी वैक्सीन में हम क्या करते हैं, जो वायरस का डेड वायरस या फिर एक बहुत ही कमजोर वायरस अपने शरीर में डालते हैं, जिसके बाद शरीर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है और एंटीबॉडीज डेवलप होती है। ये एंटीबॉडी डेवलप होने में कुछ समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपने अभी वैक्सीन ली और 2 हफ्ते बाद बिल्कुल आप सुपरमैन बन जाएंगे और आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको इसमें समय देना पड़ता है शरीर को। वही समय के लिए वैक्सीन के 2 डोजेज लगते हैं। कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसमें 4 हफ्तों का गैप बोला गया है, 1 महीने का गैप बोला गया है। उसके भी सेकेंड डोज के भी बाद 2 से 3 हफ्ते बाद आपके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होगी। वैसे ही कोविशील्ड में आपको जो सेकेंड डोज लगवाना है लगभग 8 से 12 हफ्ते के बाद लगवाना है। तो इसलिए ये गैप जरूरी है ताकि शरीर में प्रॉपर तरीके से इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी जो है वो बढ़ जाए। तो एफिकेसी बढ़ाने के लिए ये डिस्टेंस जो बीच में जो गैप है वो बढ़ाया गया है ताकि वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ सके। तो बहुत अहम जानकारी साझा कर रहे हैं आप डॉक्टर बत्रा। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, अनिल जी, आपका सवाल क्या है, पूछिए। जी मैं जानना चाहता हूँ। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो कोविशील्ड है, अगर मान लो किसी को कोविशील्ड का टीका लगा, कोविशील्ड का पहला टीका लगा, सुनिए, कोविशील्ड का पहला टीका लग गया, उसका पहला, और उसके बाद उसको कोरोना हो गया, और उसके बाद उसे कोरोना हो गया, हाँ, और उसके बाद उसे कोरोना हो गया। जी बोलिए। तो डॉक्टर बत्रा, आप हमारे चैनल में आए, आपने बहुत अहम जानकारियां साझा की, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओपीडी सर्विस लाने का हमारा खास मकसद इसीलिए ताकि आप लोगों को बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े, और ताकि अगर आप में कोई भी सिम्टम आते हैं तो शुरुआती दौर में आप तुरंत अपना इलाज कराएं और इस महामारी को आप मात दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।